तो आज से शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान अध्याय नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। तो ऐसा क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा, आखिर आप सोच रहे होंगे कि इस अध्याय को आखिर पढ़े ही क्यों। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस अध्याय का कभी रिसर्च यानी विश्लेषण किया ही नहीं गया होता तो आप नाले को भी लग्जरियस स्विमिंग पूल कह रहे होते। सोचिए कैसा होता अगर इस अध्याय की अवधारणाओं का विश्लेषण नहीं होता। तो आज क्या होता, हमारे पास साबुन और डिटर्जेंट होते ही नहीं। जो आज हमारे पास नहाने के लिए अच्छे अच्छे साबुन है वो होते ही नहीं। कहीं ना कहीं हम मिट्टी से अपने हाथ को धुल रहे होते, कपड़े को धुलने का काम वो भी मिट्टी से कर रहे होते, और उसके साथ साथ नहाने का भी जो भी काम है सब मिट्टी से ही करते होते। अगला है दवाएं। 80 से 90% आबादी जितनी भी है वो सारी डिपेंड है दवाओं पे। अगर दवाओं का रिसर्च ही ना किया गया होता, विश्लेषण ही नहीं किया गया होता, तो हम एक बार तबीयत खराब होने के बाद हम सीधा निपट लेते। तो अगले क्रम देखिए, बैटरी बैटरी भी नहीं होता। शायद आप हमें जिस मोबाइल फोन से आप हमको देख रहे हैं उस मोबाइल फोन में भी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए अगर उसमें बैटरी का इस्तेमाल ना किया गया होता तो वो भी एक डब्बे के समान होता और शायद आज झुनझुना बजा रहे होते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है सीमेंट। जैसे कि आप मान लीजिए आप हमें देख रहे हैं, जरा सा भी ध्यान दाएं या बाएं कीजिए, आपको जो घर की दीवारें या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही होंगी उसमें भी किसका इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट। ये सीमेंट के इस्तेमाल से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें बनाई गई हैं। अगर रिसर्च ही नहीं किया गया होता तो आज हम मिट्टी के घर में रह रहे होते, कसेरे से बने घरों में रह रहे होते। तो कितना हमारा जीवन कष्टदायी होता। बरसात के समय हमेशा उससे बारिश की बूंदें जो है अंदर तक पहुंच जाती। अगला है स्टील। स्टील यानी आज हम जिस जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सोचिए ऐसा समय क्या हुआ कि जंगल से उठा करके आज हमें इस वैज्ञानिक युग में ले आया है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन में मेन भूमिका निभाता है वो ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी स्टील से बनी बर्तनें भी आपके घर में मौजूद है। सोचिए अगर स्टील से बनी चीजें हमारे घरों में ही ना होता तो क्या पत्तल में खाना खा रहे होते। सोचिए ऐसी जिंदगी हो जाती हमारी। ऐसा लगता कि हम वही आदिमानव वाले जीवन जी रहे होते। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हम समझ सके कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या चीज है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कराते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन गैस ले लिए और उसके साथ में ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का आपस में को मिला रहे हैं तो जल बन रहा है। यानी कि हाइड्रोजन गैस ये गैसीय अवस्था में था और फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस ये भी गैसीय अवस्था में था, तो मिल क्या रहा है, जल मिल रहा है। यानी यानी ये जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैसीय फॉर्म में नहीं है। इसलिए जो जो पहले हमने तत्व लिया और नए यौगिक को बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जो तत्व हम पहले लिए थे वो अभिकारक हमारा हो गया और नए तत्व जो निर्माण हो रहे हैं क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जैसे कि मान लो उससे पता चलता है कि हमारी अभिक्रिया हो भी रही है कि नहीं भी हो रही है। पता लगाना भी जरूरी है। पता लगा हम पानी ले लिए, उसमें काटी डाल दिए यानी लोहे की, और देख रहे हैं घुमा रहे हैं, ना तो उसका कलर बदल रहा है, ना तो उसकी उसमें गैस छूट रहा है, ना तो उसकी तलछटी में कोई अवक्षेप उसके द्वारा छोड़े गए अवक्षेप मिल रहे हैं, तो ऐसी, और ना तो उसकी कलर परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सब उसके संकेत होते हैं भौतिक रासायनिक अभिक्रिया की। तो इसकी विशेषताएं कुछ ऐसी विशेषताएं क्या है, जैसे कि मान लो नए पदार्थ बनता है, उसके साथ में अभिकारक। हाँ इसको समझते हैं, अभिकारक होता क्या है। जैसे अभिकारक हमने हाइड्रोजन गैस पहले लिया था और उसके साथ में क्या लिया था, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों क्या हो गए, हम ले रहे हैं नई चीज बनाने के लिए ना, तो ये दोनों हमारा अभिकारक हो गया और नए चीजें जो बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद। तो यहाँ से ये चीजें पता चल रही है कि नई चीजों को लेकर के एक नई चीज का निर्माण करा रहे हैं। अलग अलग कलर होंगे, कोई अलग कलर यानी नया कलर भी बन सकता है। तो ये चीजें उसकी संकेत भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मान लो पहला है तापमान में परिवर्तन, या तो तापमान बढ़ जाएगा या तापमान घट भी सकता है। दूसरा है गैसीय अवस्था, यानी जल लिए हैं उसको गर्म कर रहे हैं तब उसमें बुलबुले छूट रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि वो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। और इसके साथ में रंग में परिवर्तन, रंग भी उसके चेंज होते रहते हैं, ये इसके संकेत हैं, यानी इसकी विशेषताएं भी बोल सकते हैं।
विशेषताएं में सम्मिलित है। दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया जो हमने अभी कराया, सारा प्रोसेस अभिकारक को लिया, उत्पाद बनाया, ये सारी प्रोसेस को यानी रासायनिक समीकरण एक व्यवस्थित रूप में लिख देने को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। और उसके साथ साथ कुछ चिन्ह से प्रदर्शित करा देंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और बाद में जल मिल रहा है तो जल को किस सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। ये भी देखिए, रासायनिक समीकरण में पृथ्वी के साथ उसकी भौतिक अवस्थाएं भी दर्शाई जाती है। चलिए ये भी तो हम जान पाते हैं कि उसकी स्टेट कैसा, गैसीय फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसीय फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, उत्पाद क्या मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि गैस को मिला रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे है कुछ अवस्था है, जैसे ठोस, ठोस में तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉलिड। तो सॉलिड में पहला अक्षर क्या है, यस है, इसीलिए इसको यस से प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने के लिए। लिक्विड में यल है, तो यल को शॉर्ट फॉर्म में यल से प्रदर्शित, गैस को जी से, यानी शॉर्ट फॉर्म में जी से। और जल में घुला हुआ यानी रासायनिक प्रक्रिया के पश्चात उत्पाद जो मिला, तो उसमें अगर जल की भी मात्रा है तो उसको इक्वस से दर्शा। ठीक है, तो अगला है हाँ रासायनिक समीकरण। ये जो है ये कुल चाल की भाषा में बोलने के लिए इसको दर्शाते हैं, यानी इसमें रासायनिक नाम को लिखे जाते हैं, इसमें रासायनिक नाम लिखे जाते हैं, ना कि उनके सूत्र। उसको नाम से दर्शा दो कि हाँ रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके अभिक्रिया को दर्शाना, इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का पूरा नाम ले लिए थे और यहाँ पे उसका प्रतीक के द्वारा दर्शा दिए। तो हम क्या पहले लिए, हाइड्रोजन गैस लिए और उसके साथ में ऑक्सीजन गैस को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद जल बन रहा है। यहाँ पे कोई प्रतीक नहीं दिख रहा है, और अगर हम इसको प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि इसमें रासायनिक समीकरण, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिए थे, यहाँ पर उसके प्रतीक दर्शा दिए थे, और यहाँ पर जल लिए थे, यहाँ पर H2O से दर्शा दिया कि जल मिल गया। यहाँ पर प्रतीकों द्वारा हम निरूपित जिसको कर रहे हैं, यानी दर्शा किस फॉर्म में, प्रतीकों द्वारा, इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। हम समझते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो ले रहे हैं वो क्या संतुलित फॉर्म में है, क्या वो संतुलित अवस्था में है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, चलो देखने को मिल गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, भैया एक ऑक्सीजन गया कहाँ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिए थे और यहाँ पे हम मिल कितना रहा, अगर एक ऑक्सीजन मिल रहा है तो एक ऑक्सीजन गया कहाँ, विकारक में जितना भी द्रव्यमान लिए थे उत्पाद में उतना द्रव्यमान हम कितना ही मिल रहा है, यानी उतना द्रव्यमान बाद में देखने को नहीं मिला। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, चलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी क्या करेंगे इसके यहाँ पे, अब ऑक्सीजन 2 तो हो गया, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी आ रही है, इसके आगे भी 2 लगा देते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि दोनों तरफ अब हमारा द्रव्यमान बराबर हो गया। अब इसको बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए कभी कभी ये होता है कि हम ऐसे ही बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी है या नहीं संतुलित है। अगर संतुलित नहीं है तो हम जो भी चीजें बनाना चाह रहे हैं वो चीजें अच्छी तरीके से हम ना भी बना पाए। जल बनाने जा रहे हैं, पता लगा कुछ और बन गया। जैसे कि मान लो आप शरबत बनाना चाह रहे हैं, तो चीनी पानी की मात्रा बढ़िया अगर बराबर रखेंगे तभी हमको शरबत मिलेगा। अगर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा कर देंगे हमको चाशनी मिल सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक संतुलित करना कितना जरूरी है। हाँ, अगले ही पेज में हम समझेंगे संतुलन क्यों जरूरी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। Mg, मैग्नीशियम लेता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ और अभिक्रिया में करा रहा हूँ, ये हमारा अभिकारक हो गया। मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ, बाद में हमको मिलता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, चलिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1, पता लगा एक ऑक्सीजन गया कहाँ, तो दोनों तरफ अपक्रिया बराबर नहीं है, तो दोनों तरफ अपक्रिया बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब इसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम हो गई, कहीं ना कहीं हमको तो कुछ ज्यादा ही मिल गया, इधर तो कम ही हमने मिला था। हमारा अभी भी अभिक्रिया जो है असंतुलित है, यानी हम इसमें जो द्रव्य संरक्षण का नियम जो लग रहा है वो पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहा। तो अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 2 लगा देंगे, इसका मतलब मैग्नीशियम की मात्रा अब दोनों तरफ बराबर हो गई। आज इससे स्पष्ट है कि अभिक्रिया में लिया गया जो द्रव्यमान है और उससे प्राप्त द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान बराबर है।